गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ग्रेविटेशन में आज हमारी क्लास के अंदर हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी है। तो बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है और काफ़ी इफेक्टिव रहेंगी आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए। पहला टॉपिक हम लोगों का यहाँ पे आता है कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। अब नो डाउट अर्थ पे हैं हम, तो अर्थ के ही सिनेरियो की बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोगों ने स्मॉल जी से डिनोट किया था, और अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो मैं कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूला यहां लिखता हूं, दैट इज एफ इक्वल्स टू कैपिटल जी एम एम ओवर आर स्क्वायर इनटू इक्वल्स टू एम इनटू जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एम जी मैंने फोर्स वेट वाला डाला, ये मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स की बात डाली। नो डाउट मैग्नीट्यूड लिया है, डायरेक्शन की बात मैं यहां पे नहीं कर रहा हूं। अगर मैं यहां से कंपेयर करूं तो ये m से m कैंसिल आउट हो गया और g की वैल्यू मेरे को मिल गई कैपिटल G कैपिटल M ओवर आर स्क्वायर। अब मैं चूंकि यहां अर्थ के लिए बात कर रहा हूं तो अर्थ के सरफेस की ही बात करता हूं, मैं अर्थ के सरफेस पे ही निकालूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अर्थ के सरफेस पे एक तो रेडियस की बात है, तो ये रेडियस ऑफ अर्थ होगी। मैं इसको स्मॉल आर से डिनोट कर रहा हूं। अगर मैं मास की बात करता हूं तो मास नो डाउट अर्थ का मास मेरे को कंसीडरेशन में यहां लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मास को मैं बाइफरकेट कर सकता हूं। क्या मास जो होता है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। अब अर्थ को ये मानते हुए कि ये एक यूनिफॉर्म डेंसिटी का स्फीयर है, मैं इसको रो 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकता हूं डियर स्टूडेंट्स। अब मास की तो ये वाली वैल्यू उठाता हूं, आर की वैल्यू यहां से उठाता हूं, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये सारी वैल्यू अगर मैं निकाल के इस फॉर्मूले में लगा दूं तो मेरे पास निश्चित रूप से स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। वही काम मैंने यहां कर रखा है। सबसे पहले मास ऑफ अर्थ की बात की तो मैंने 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी लिखा। फोर्स की बात की तो जो फॉर्मूला मैंने पहले यहां मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख के दिखा रखा है, दैट इज कैपिटल जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। फोर्स मेरा वेट के बराबर भी होता है, तो आई में कंपेयर देम, और यहां से g की वैल्यू कैपिटल जी एम ओवर आर स्क्वायर निकाल रखी है। अब वही काम आगे हम करेंगे। अर्थ की यूनिफॉर्म डेंसिटी कंसीडरेशन में हम लोग ले लेते हैं, रेडियस ले लेते हैं, डाल देते हैं, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। नो डाउट डियर स्टूडेंट्स, ये जो कैलकुलेशन हमने की है ये सरफेस पे की है, अर्थ की सरफेस पे की है। अगर हम अर्थ की सरफेस से बाहर अंदर जाते हैं तो नो डाउट इसमें वेरिएशंस आएंगे। तो फॉर्मूले की फॉर्मूला मैंने g इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ओवर आर स्क्वायर डाल दिया। अब इसमें वैल्यू अगर आप डाल देंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों? जो कॉन्सेप्ट है वैल्यू का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। देखिए स्मॉल जी क्या होता है, कैपिटल जी क्या होता है, ये डिस्क्रिमिनेशन तो हम लोग कल दे चुके हैं। अब इनके बीच में रिलेशन की बात है तो यहां फिर कुछ नया नहीं करना। मान लीजिए सरफेस पे मेरे पास कोई m मास की बॉडी रखी हुई है, ये सेंटर ऑफ अर्थ है, और अर्थ का जो मास है वो कैपिटल m है, और इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल r हम लोगों ने ले रखी है। तो नो डाउट इस बॉडी का जो वेट होगा वो m इंटू जी होगा। इसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, अगेन मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, that is कैपिटल जी एम एम ओवर आर स्क्वायर होगा, और यही फोर्स मेरा वेट एम जी के बराबर है। अगर मैं इनको आपस में कंपेयर कर दूं तो मैं लिख सकता हूं एम जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। स्मॉल एम से स्मॉल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब g और कैपिटल G इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप आपको यहां से मिल गई। तो बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ये कैलकुलेशन हमने यहां पे डाल रखी है। अब इसकी सिग्निफिकेंसेस देखें, फॉर्मूले के अंदर ही सिग्निफिकेंस निकल के आ जाती है। क्या? स्मॉल g इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। अब कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, एक भ्रम हो जाता है कि जो स्मॉल g है वो बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करता है। जी नहीं, नेवर। जो बॉडी है उसके मास के ऊपर स्मॉल g डिपेंड नहीं करता। g अगर डिपेंड करता है तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के ऊपर, जिसे मैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहता हूं। ये मास ऑफ प्लैनेट, मैं अर्थ की बात कर रहा हूं तो अर्थ के मास के ऊपर डिपेंड करेगा, एज वेल एज रेडियस, अर्थ की रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा।
अब अगर मैं इसको स्फीयर न मान के थोड़ा ओवल शेप ले लेता हूं, तो नो डाउट पोल्स पे जो रेडियस है वो कम होती है, इक्वेटर पे जो रेडियस होती है वो ज्यादा होती है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखूं तो डियर स्टूडेंट्स, G एट पोल इक्वल्स टू कैपिटल GM ओवर R एट पोल, और G एट इक्वेटर की बात करूंगा तो कैपिटल GM ओवर रेडियस एट इक्वेटर। अब इसको डिवाइड कर दूं तो डियर स्टूडेंट समझ सकते हैं आप, यहां से रेसिप्रोकल रिलेशन मिल रहा है। तो अगर मेरा RP छोटा है तो नो डाउट GP बड़ा होगा, रेसिप्रोकल रिलेशन मिल रहा है, ठीक है। RE मेरा बड़ा है तो जो GE है यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट इक्वेटर है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, वो मेरा कम होगा। तो G की वैल्यू, जो स्मॉल g की वैल्यू है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, वो क्या होता है बच्चों, चेंज होती रहती है, मतलब वो हर जगह पे यूनिवर्सल नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। तो यहां से हम लोगों को ये बात क्लियर हो गई। अब मैं वेटलेसनेस की बात करता हूं। हालांकि वेटलेसनेस का जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने लिफ्ट के केस में पढ़ रखा है। इसके केस में डियर स्टूडेंट्स, लिफ्ट के केस में आपको याद होगा, अगर कोई भी बॉडी फ्री फॉल करती है, जब फ्री फॉल करती है तो ऑब्वियसली उस पर रिएक्शन कोई होता नहीं, जब रिएक्शन होता नहीं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्री फॉल या वेटलेसनेस। सिंपल सी बात है, कोई बॉडी यहां फॉल कर रही है और रिएक्शन कोई है नहीं, जब रिएक्शन कोई है नहीं तो ऑब्वियसली जो यहां पर वेट mg का कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा, जीरो होगा। अब जीरो होने में मास तो जीरो हो नहीं सकता, अब g जीरो होगा तो मैं g जीरो न कह करके इसको ma कहता हूं, तो जो इफेक्टिव एक्सीलरेशन है वो जीरो होगा। बिल्कुल सही समझा बच्चों आप लोगों ने, इफेक्टिव एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है और उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इफेक्टिव एक्सीलरेशन जीरो होगा और मैं बॉडी को कहूंगा कि बॉडी का कोई वेट नहीं है। मास तो हमेशा रहेगा, मास तो यूनिवर्सल क्वांटिटी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था। अब वेटलेसनेस की कंडीशन कहां-कहां मेरे को मिल सकती है वो मैंने यहां पे लिस्ट कर रखा है। जैसे इन ए फ्री फॉलिंग लिफ्ट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, ये वेट mg, ये रिएक्शन और ये ma। जब रिएक्शन होगा ही नहीं तो वेट mg जो है वो मेरा ma के बराबर होगा। मैंने कहा रिएक्शन है ही नहीं, रिएक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि फ्री फॉलिंग लिफ्ट है तो उसमें रिएक्शन नहीं है। ये बात हम लोग जब लिफ्ट का केस कराए हैं तब सारी की सारी क्लियर कर चुके हैं आपको, तो वहां से एक बार दोबारा से आप देख सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, जो g है वो a के बराबर हो जाएगा और इफेक्टिव एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, अल्टीमेटली वेटलेसनेस कंडीशन होगी। इसके बाद में इनसाइड ए स्पेसक्राफ्ट, डियर स्टूडेंट्स इसी यूनिट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि जो स्पेसक्राफ्ट होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, वो किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ हर समय फ्री फॉल करते रहते हैं। ये एक चांस की बात है, या ऐसे हम लोग डिजाइन करते हैं कि जब तक ये फॉल होकर के सरफेस ऑफ अर्थ पे आकर के गिरेगा तब तक अर्थ अपनी जगह से शिफ्ट हो जाती है, अल्टीमेटली अर्थ के सरफेस को कभी भी टच नहीं कर पाते। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सैटेलाइट्स हैं वो कंटिन्यूअसली फ्री फॉल में होते हैं। जब सैटेलाइट कंटिन्यूअसली फ्री फॉल में होगा तो लिफ्ट वाला केस बन गया, अल्टीमेटली रिएक्शन जीरो होगा। तो उस स्थिति में भी मेरे को वेटलेसनेस कंडीशन का कॉन्सेप्ट होता है। कभी अगर आपने फोटोग्राफ्स देखे हो कल्पना चावला जी के, जो गई थी स्पेस में, तो उनके बाल ना ऐसे उड़े रहते हैं। अरे भैया, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वजह से ही तो हमारे बाल नीचे की तरफ सेट हो जाते हैं, या फिर जेल लगा के सेट करते हैं। अदरवाइज तो क्या होगा, अगर वेटलेसनेस कंडीशन होगी तो नो डाउट जो चीज है वो वहीं पे रुक जाएगी। मान लीजिए मैंने ऐसे पानी फेंका तो वो पानी जो है वो क्या एनवायरनमेंट में ही फ्लोट करता रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट स्पेस क्राफ्ट के अंदर यही सिचुएशन होती है। यहां भी वही चीज मैंने आपको बताई हुई है कि ये मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये रिएक्शन है, ये फोर्स है। अब रिएक्शन वहां जीरो होती है तो ये वाला टर्म इसके बराबर हो गया, और जो इफेक्टिव एक्सीलरेशन है वो अगेन जीरो हो गया। अल्टीमेटली वेटलेसनेस कंडीशन मेरे को मिल गई किसके अंदर, स्पेस क्राफ्ट के अंदर। अब डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे एट नल पॉइंट्स ऑफ स्पेस। अब ये भी बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है, जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इट मे बी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन डिस्कस हो। अब ये नल पॉइंट्स क्या है मैं समझाने की कोशिश करता हूं डियर स्टूडेंट्स। देखिए,
मान लीजिए मेरे पास ये अर्थ है और ये मून है, मैं एक रियल सिचुएशन ले रहा हूं। अब नो डाउट अर्थ तो अपने सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी और जो मून है वो अपने सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। अब अर्थ और मून के सेंटर के बीच में, बीच का मतलब एग्जैक्टली सेंटर नहीं है, कहीं भी, इट मे बी यहां पे, मे बी यहां पे, मे बी यहां पे, कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां दोनों तरफ लगने वाला फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर हो जाएगा। डायरेक्शन तो कोई दिख ही नहीं है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। इक्वल एंड अपोजिट जाएंगे तो नेट फोर्स इस जगह पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो अगेन मैं क्या कहूंगा, mg इक्वल्स टू जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगेन मेरे को वेटलेसनेस कंडीशन मिल जाएगी। तो इस पॉइंट को जहां पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है, 2 प्लैनेट की वजह से, 3 की वजह से, 4 की वजह से, 10 की वजह से, 1000 की वजह से, भैया बहुत सारे प्लैनेट्स हैं तो मेरे को सबको कंसीडरेशन में लेना है। अब मान लीजिए कोई प्लैनेट बहुत दूर है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे नेग्लिजिबल है, तो आई मे इग्नोर इट। अब मैंने इसीलिए बाइनरी सिस्टम यहां पे लिया कि अर्थ और मून का ही ज्यादा है, वही इफेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, अल्टीमेटली मेरे को न्यूट्रल पॉइंट मिल गया। तो हर 2 प्लैनेट या हर 2 हैवियर बॉडीज के बीच में कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर मेरे को ये एक न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट जरूर मिलेगा जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और मुझे वेटलेसनेस कंडीशन मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एट द सेंटर ऑफ अर्थ। यस, एब्सोल्युटली। देखिए अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा होता है। ऑब्वियस है बॉडी का वेट भी यहां पे ज्यादा होगा, लेकिन अगर मैं अर्थ में एक गड्ढा खोद करके अंदर जाता हूं तो नो डाउट जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू कम होती चली जाएगी और एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, ये बात अभी हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जी जैसे ही मेरे को यहाँ पे जीरो मिल गया, इफेक्टिव एक्सीलरेशन जीरो मिल गया, तो मैं अगेन कहूंगा कि बॉडी का वेट भी यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे मेरे को वेट जीरो मिलता है बॉडी का, या फ्री फॉल वाली कंडीशन मिलती है, या मैं कहूंगा वेटलेसनेस कंडीशन मिलती है। चलिए इसके बाद में हम लोग बात करना चाहेंगे इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास की। अगेन देखिए नाम से ही पता लग रहा है। देखिए फोर्स को निकालने के 2 तरीके मेरे पास हो सकते हैं। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास में ये कोई एक ब्रिक है, चलो आइसक्रीम वाली ब्रिक है, तो इसका जो फोर्स है या इसके थ्रू एक्सर्टेड फोर्स है वो या तो ma के बराबर हो सकता है या तो mg के बराबर हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, निश्चित रूप से अगर मैं F इक्वल्स टू ma को कंसीडरेशन में लेके आता हूं और यहां से मास की कैलकुलेशन करता हूं तो दैट विल बी टर्म्ड एज इनर्शियल मास। और अगर मैं फोर्स इक्वल्स टू mg की बात करता हूं और यहां से मास को कैलकुलेट करता हूं, कंप्यूट करता हूं, तो दैट विल बी टर्म्ड एज ग्रेविटेशनल मास। तो डियर स्टूडेंट्स, इनर्शियल मास नो डाउट यहां से वही फॉर्मूले से निकाला मैंने, F/A। प्रॉपर्टीज की बात करें, देखिए पढ़ना जरूरी है, बाकी सारी आप लोग जानते हैं। किसी भी बॉडी का जो इनर्शियल मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। भाई अगर मेरे पास छोटी ब्रिक है तो कम मास होगा, बड़ी ब्रिक है तो ज्यादा मास होगा, यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर जितना ज्यादा होगा उतना ही इसका मास भी ज्यादा होगा। ये कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन अगर आपसे लिस्ट करने के लिए एग्जाम में आ जाए तो शायद याद ना आए, इसलिए हमने यहाँ पे नोट्स पे दिया है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, शेप एंड स्टेट। अब जो भी बॉडी है, मान लिया आपकी आइसक्रीम वाली ब्रिक जो है क्या हो गई, मेल्ट हो गई। अब भैया मेल्ट हो गई तो उसका मास थोड़ी ना चेंज होगा, मास तो उतना ही रहेगा। तो साइज के ऊपर, शेप के ऊपर, स्टेट के ऊपर जो इनर्शियल मास है वो डिपेंड नहीं करता। इसके बाद में इट इज कंजर्व क्वांटिटी। ये फिजिकल और केमिकल जो प्रोसेस होते हैं उनमें मास हमारा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। आपको ये मत कहना कि सर E इक्वल्स टू mc²। हाँ बच्चों, वो ना फिजिकल चेंज है ना वो केमिकल चेंज है, वो निश्चित रूप से एक अलग तरीके का चेंज है जिसे हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो वहां मास एनर्जी इक्विवेलेंस लगेगा, लेकिन फिजिकल और केमिकल चेंजेस की जब हम बात करेंगे तो मास जो इनर्शियल मास है वो कंजर्व रहता है।
नेक्स्ट है इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी। अब कोई भी मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, उसके मास की मैं बात करता हूं, तो उसके सराउंडिंग में और भी अगर कई सारी बॉडीज रखी हुई हैं तो बॉडी के मास के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मान लीजिए एक आइसक्रीम की ब्रिक है, अब एक मास मैंने यहां ले लिया, एक मास मान लो मैं खड़ा हो गया, यहां आप खड़े हो गए, यहां आपका फ्रेंड खड़ा हो गया, यहां आपकी सिस्टर खड़ी हो गई, तो ऑब्वियसली इन सारे जो अलग अलग मासेस की मैं बात करता हूं उनका कोई भी इफेक्ट आइसक्रीम के मास के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, आप कोई पीछे ये मत कहना कि सर मैंने उसमें से थोड़ी सी निकाल के खा ली, भैया वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, आपकी प्रेजेंस है, आपको खाने के लिए नहीं कहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो डिफरेंट मासेस हैं उनकी वजह से किसी बॉडी के मास के ऊपर इफेक्ट नहीं आता। When different bodies are put together, their inertial mass get added together. मास जो होता है वो निश्चित रूप से ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मास नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। अब इन सबको मैं ऑल टुगेदर कर दूं, सबको एक कार में बिठा लूं और लेके चल दूं, तो ऐसी स्थिति में जो टोटल मास है वो जितने भी अलग अलग इनिशियल मासेस थे उनके सम के बराबर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इनर्शियल मास की जिनको मैंने लिस्ट करने की कोशिश की। अब मैं ग्रेविटेशनल मास की बात करता हूं, तो अगेन वहीं से फार्मूला मेरा F = mg वाला है, तो यहां से मैं निकाल के देता हूं, तो दैट इज व्हाट ग्रेविटेशनल मास, यहां हमने डिफाइन भी किया हुआ है क्या, द मास ऑफ ए बॉडी व्हिच डिटरमाइंस द ग्रेविटेशनल पुल ड्यू टू अर्थ, यानी वही F = mg। तो आप ब्रीफ में ऐसे लिख सकते हैं और लंबा करके लिखना है तो ऐसे उसमें दे दीजिए आप। इसके बाद अगर मैं इसको और एलोबरेट करना चाहूं तो इफ टू बॉडीज लाइंग एट इक्वल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एक्सपीरियंस इक्वल फोर्स ऑफ ग्रेविटी देन देयर ग्रेविटेशनल मासेस मस्ट बी इक्वल। अब ये क्या है, ये सिंपल सी बात है, आप जो है 1-1 किलोग्राम की 2 आइसक्रीम की ब्रिक लेके आए और दोनों को आपने अपनी 4th फ्लोर के फ्रिज के अंदर रख दिया, इसका मतलब दोनों की हाइट सेम है। अब दोनों के ऊपर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स सेम लग रहा है तो ऑब्वियसली उनका मास भी सेम होगा। अब इसी के बेसिस पर जो हमारा पेन बैलेंस होता है, पेन बैलेंस कौन सा, जो कन्वेंशनल तराजू होता है जिसमें एक तरफ पट्टा रखते हैं बच्चों और एक तरफ हम लोग जलेबी रखते हैं, ठीक है ना, वो कहलाता है हमारा क्या, पेन बैलेंस। तो पेन बैलेंस जो है वो इसी पे बेस्ड होता है। कैसे बना होता है समझ लीजिए, ये बीच में यहाँ कोई एक रिजिड पॉइंट होता है, इसके ऊपर ये एक क्या रहता है, बीम रहती है, बीम में यहाँ पे हम लोग एक पेन लगा देते हैं, दूसरी तरफ पेन ये लगा देते हैं। नॉर्मली इस बीम की जो लेंथ है वो दोनों तरफ सेम होती है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इसमें लगता है या दोनों तरफ टॉर्क इक्वल होता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ रखा हुआ वेट यहाँ रखी हुई जलेबी के बराबर होता है। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो भी कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स पे ही बेस्ड है। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस तराजू को मैं एक ऐसी जगह पे ले जाऊं जहां ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 है तो नो डाउट ये काम नहीं करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है यहाँ पे, ये मेरे पास mg नीचे ऐसे काम करता है, ये वाला mg नीचे ऐसे काम करता है, g दोनों तरफ सेम होगा ही होगा। अगर ये बैलेंस कंडीशन में है तो ये वाला मास इस वाले मास के साथ में कंपेयर हो जाता है और मैं बता देता हूं कि भैया इस बॉडी का इतना मास है। तो देखो, जब भी आप जलेबी लेके आते हो तो कभी कोई ये नहीं कहता 1 न्यूटन जलेबी लेके आया है, क्या कहते हैं 1 किलोग्राम जलेबी लेके आया हो भैया। तो इसका मतलब मास लेके आते हो, वेट नहीं लेके आते आप, क्या लेके आते हो, मास लेके आते हो। तो पिछली क्लास में मैं ये एलोबरेट भी किया था कि जब भी मास और वेट के बीच में कभी कंफ्यूजन हो तो आपको यूनिट को कंसीडर करना है, यूनिट से ही आपको सही पता लगेगा कि वो आप मास मेजर कर रहे हो या वेट। चलिए अब सिमिलरिटीज की बात करें, सारी की सारी सिमिलरिटीज ही है, बस एक ही अंतर है कि हमने कहां से कंप्यूट किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां दे भी रखा है हमने, both are equivalent in magnitude and have same units of the measurement. Both do not depend on the shape and state of matter. Both are not affected by the presence of other masses. वही सारी की सारी characteristics हैं, उन्हीं को आप similarities की फॉर्म में लिखते हैं। Dissimilarity सिर्फ एक ही है कि दोनों को निकालने का फॉर्मूला अलग होता है। चलिए अब इसके बाद में इन सारी चीजों को यूज करते हुए मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ की बात निकालते हैं। अब भैया है क्या, कर क्या रहे हैं हम लोग ये भी समझ लेते हैं। किसी ने पूछा भैया आपकी नाक कहाँ है, तो किसी छोटे बच्चे से बात चल रही थी,
तो छोटे बच्चे ने क्या किया कि जी मुंह के ऊपर है। अब भैया आंसर तो उसका ठीक है, आंसर में तो कोई गलती है नहीं। अब कहा भैया मुंह कहाँ है, तो वो कहता है जी नाक के नीचे है। अब फिर भी आंसर ठीक है। क्या समझे? तो भैया यही कुछ सांप समुद्र वाला खेल हम यहाँ पे खेल रहे हैं। पहले हम लोगों ने डेंसिटी की हेल्प से स्मॉल जी निकालने की बात की थी। अब हमारे पास डेंसिटी दे रखी होगी या जी दे रखा होगा तो डेंसिटी निकाल लेंगे। फॉर्मूला वही है। ये फॉर्मूला कहां से आया बच्चों? ये फॉर्मूला आया F इक्वल्स टू कैपिटल जी एम एम ओवर आर स्क्वायर से। नो डाउट मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो माइनस का साइन लगाएंगे नहीं। अब इसमें अगर मैं कंपेयर करता हूं m इंटू जी से, तो g को निकाल के दे सकता हूं, दैट इज कैपिटल G कैपिटल M ओवर आर स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मुझे अर्थ का मास चाहिए तो अर्थ की रेडियस मेरे पास है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मेरे पास है, स्मॉल जी की वैल्यू मेरे पास है, तो भैया मास निकल जाएगा यहां से। आपको कहता है जी अर्थ की डेंसिटी बताओ, तो सबसे पहले तो एजम्पशन मुझे ये लेना होगा कि अर्थ की डेंसिटी यूनिफॉर्म है। फिर मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले से जो मास निकाला है उसको 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी रो के बराबर डाल दूंगा। अब मेरे पास रेडियस पहले से है, पाई पहले से है, 4/3 भी है, मास मैंने यहां से निकाल रखा है, डेंसिटी निकल के आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स। तो इन वैल्यूज को डाल करके अर्थ का मास निकाल रखा है, दैट इज 6 × 10⁻24 किलोग्राम। इसी तरह से एवरेज डेंसिटी भी आगे निकाल करके दिखाई हुई है। आप इसको एक बार ट्रेस कीजिए, मैं समझता हूं आपको समझ में आ जाएगा, आप निकाल पाएंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा कि कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं यहां छोड़ देता हूं। अगर आपने भी छोड़ दिया तो फिजिक्स में मास्टरी आपकी नहीं होगी, इसलिए आपको ये कैलकुलेशन वाला पार्ट निश्चित रूप से करना है। मेरे साथ साथ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, मैं भी आपका डाटा बचाने के चक्कर में, टाइम बचाने के चक्कर में, मतलब बीच में रुकता नहीं हूं, कंटिन्यूअसली आपको डिक्टेट करता रहता हूं। लेकिन आपके पास तो ऑप्शन है, आप ऐप के अंदर पॉज कर लो, अपनी कैलकुलेशन कर लो, फिर आगे बढ़ जाओ, फिर पॉज कर लो, फिर कैलकुलेशन कर लो, फिर आगे बढ़ जाओ। अभी कोई जरूरी थोड़ी है कि आप मेरी आधा घंटे की क्लास को या 1 घंटे की क्लास को 1 घंटे में खत्म करेंगे। अरे मैं 1 घंटे में जो कंटेंट यहां से डिलीवर कर रहा हूं आप उसे 2 घंटे में करो, लेकिन करो पक्का करके। तो पीछे कुछ बच्चों का तो डेंसिटी का भी आंसर आ गया, मैच कर लो बच्चों, यहां से डेंसिटी आप निकाल के दे सकते हो। अब आगे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। द डेंसिटी ऑफ अपर लेयर्स ऑफ अर्थ इज अराउंड 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, while the density of inner layers much larger than average value, that is 5500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी जैसे जैसे अर्थ में अंदर हम चलते हैं तो डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे एक एडिशनल दे रखी है। आई होप सो आप इसको ध्यान रखेंगे, वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम में देगा आपको, लेकिन आपको ये फैक्ट याद रहना चाहिए। चलिए अब एज यूजुअल जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। अगर ये न्यूमेरिकल हमारा हो गया, हमें समझ में आ गया, तो हम समझ लेंगे कि भैया आज जो हमने पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। देखते हैं भाई क्या कहता है ये। ए मैन कैन जंप 1.5 मीटर हाई ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर वो 1.5 मीटर हाइट तक कूद सकता है। कैलकुलेट द एप्रोक्सीमेट हाइट he might be able to jump on a planet। किसी दूसरे प्लैनेट पे पहुंच गया, अरे भाई बड़ा फास्ट है, चलो मून पे पहुंच गया, whose density is 1/4। जो अर्थ की डेंसिटी है उसका 1/4 है। इसका मतलब मुझे अर्थ की डेंसिटी जो है रो ई लेट करनी होगी, तो ये जो दूसरा प्लैनेट है इसकी डेंसिटी रो डैश इक्वल्स टू रो ई ओवर 4 हो जाएगी, जैसा वो कह रहा है। दैट ऑफ द अर्थ एंड हुज रेडियस इज 1/3। इसका मतलब अगर मैं अर्थ की रेडियस को आर ई कंसीडर करता हूं तो जो नया प्लैनेट है उसकी रेडियस जो है वो कितनी हो जाएगी, आर ई ओवर 3 हो जाएगी। तो बच्चों ये बात मेरे को समझ में आ जानी चाहिए। ऊपर वाले केस में हाइट जो है कितनी है, 1.5 है, तो नीचे वाले केस में हाइट h डैश लेट कर लो, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। सो सिंपल, बड़ी आसान सी बात है। अब कोई बच्चा पीछे कहेगा जी आसान सी कैसे? अरे भैया बिल्कुल, जब आप जंप करते हो तो बेसिकली क्या करते हो बताओगे मुझे? नो डाउट
आप जंप करते समय अपनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते हो। तो पहले केस में हो गई mgh, जब दूसरे प्लैनेट पे पहुंच गए तो ये हो गई mg-h'। अब बच्चों नो डाउट जो मेरी ताकत है वो तो बराबर है, मेरा मास तो बराबर है, तो भैया मास तो हो जाएगा कैंसिल आउट। यहां से आपने gh इक्वल्स टू g-h' डालना है। अब h और h' में से h तो आपके पास है 1.5 है, h' आपको निकालना है। अब रह गया भैया क्या, g और g'। तो देखो बच्चों जो ये पैरामीटर्स मेरे को दे रखे हैं, डेंसिटी ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ, इनके बेसिस पे मैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू दे सकता हूं। अभी ऊपर से पढ़ के आया हूं, यहां लिख रखा है भैया, ये देख लो। अर्थ पे g हो गया स्मॉल g 4/3 पाई कैपिटल G r रो। इसी तरह से प्लैनेट पे g' हो गया, मैंने r' और रो' डाला। अब r' और रो' के बीच में जो रिलेशनशिप है वो आप यहां से ऊपर से ला करके नीचे डाल दो, तो निश्चित रूप से आपको h और h' के बीच में रिलेशन मिल जाएगा, या ये मैं कहूं कि h' आप कंप्यूट कर पाए होंगे। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जो मैंने फिलॉसफी दी है, जो मैंने थिंक प्रोसेस दिया है, उस थिंक प्रोसेस को ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा से समझाऊंगा क्या करना है आपको, बाकी सॉल्यूशन तो मैंने नीचे दे ही रखा है। चलिए डियर स्टूडेंट्स देखें, यहां इन्होंने सबसे पहले जी की बात की, अर्थ की, फिर नए प्लैनेट की बात की, इसमें r' और रो' की जो वैल्यूज ऊपर थी उनको प्लेस कर दिया। इस तरह से g' और g के बीच में रिलेशन निकाल दिया, g' इक्वल्स टू 1/12g। जो काम हमने ऊपर बताया था कि mg-h' इक्वल्स टू mgh होगा, उसमें हमने वैल्यू डाली, m से m कैंसिल आउट हो गया। जो मेरा g' और h' का कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे मेरा जो h' है वो 18 मीटर आ गया। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स आप इसको कर पाएंगे। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस और आप देख लेंगे हमारे असाइनमेंट वाले सेक्शन में, एज वेल एज जो एमसीक्यूज की लिस्ट आपको दे रखी है, पूरे खूब सारे एमसीक्यू दे रखे हैं हर चैप्टर के, आप उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। बाकी की चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। मैं ब्रीफ थोड़ा सा कर देना चाहूंगा, एल्टीट्यूड क्या होता है और एल्टीट्यूड के बेसिस पे हाइट का कॉन्सेप्ट क्या होगा, चलो ये टॉपिक कर ही लेते हैं। चलिए, वेरिएशन ऑफ स्मॉल g विद एल्टीट्यूड। तो डियर स्टूडेंट्स एक डायग्राम मैं बनाता हूं और फिर इस डेरिवेशन को आपको करके दिखाता हूं, तो आई होप सो आप फिर अपने आप से भी लगा पाएंगे। चलिए देखिए, ये मान लीजिए अर्थ, ये अर्थ का सेंटर और ये अर्थ का कोई भी पॉइंट मैंने सरफेस पे ले लिया, ये इसका रेडियस ऑफ अर्थ, मैं इसको आर कह देता हूं। इस जगह पर अगर मैं g की बात करूंगा तो मेरे को g मिलेगा कैपिटल G m ओवर r e स्क्वायर। अब r e रेडियस ऑफ अर्थ है इसलिए ले लिया, मास ऑफ अर्थ भी मैं m ही कंसीडर कर लेता हूं तो ये m ही हो गया। इस तरीके से g आ गया मेरा कहां पे, सरफेस पे। अब डियर स्टूडेंट्स अगर मैं सरफेस पे ना निकाल करके मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालता हूं, तो अब देखिए इफेक्टिव जो डिस्टेंस हो गई इस पॉइंट की या डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो हो गया आर ई प्लस एच। एच क्या है बच्चों, ये सरफेस से ऊपर वाला हाइट है। अब जो नया ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आएगा वो आएगा कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ ओवर आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस चूंकि आर ई प्लस एच कहीं ना कहीं बड़ा है आर ई से, तो ऑब्वियसली ऊपर जाकर के, हाइट पर जाकर के, एल्टीट्यूड पर जाकर के, बात सारी एक ही है, हाइट या एल्टीट्यूड। ध्यान रहे, एक कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लैटिट्यूड का भी हम लोगों को पढ़ना है, तो लैटिट्यूड अलग कॉन्सेप्ट है और एल्टीट्यूड अलग कॉन्सेप्ट है। तो मैं हाइट की बात कर रहा हूं, एल्टीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो डिस्टेंस देखिए, निश्चित रूप से जी डैश जो है वो मेरा कम होगा कंपेरेटिव टू किसके, जी के।
अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप मुझे निकालनी है, तो मैं यहां से दे देता हूं। देखिए यही दो इक्वेशन बनाई मैंने, सरफेस पे बनाई और एक सर्टेन हाइट पे बनाई। अब आर ई की जगह पे मैंने आर ले रखा है, डजंट मैटर, पैरामीटर्स है, कैसे भी ले सकते हैं आप। मैंने इसको क्या किया, जी डैश ओवर जी कर दिया, यानी जी एट हाइट ओवर जी कर दिया। यहां से वैल्यूज डाली तो भैया देखो जीएम से तो जीएम कैंसिल आउट हो गया। अब ये आर स्क्वायर भी कहीं कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जरा समझिए। देखिए आर स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, लेकिन नीचे मैं क्या कर सकता हूं, नीचे मैं इस ब्रैकेट में से आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं डियर स्टूडेंट्स। तो दैट इज आर स्क्वायर कॉमन, ये हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर। ये यहां से बच्चों कैंसिल आउट कर सकते हो आप लोग। अब देखो ये आपके पास में मिल गया, क्या मिल गया, जी डैश इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 1 अपॉन 1 प्लस एच ओवर आर का होल स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स ये 1 प्लस एच ओवर आर का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना थोड़ा हो सकता है आप लोगों को मुश्किल लगे। तो बाइनोमियल का नाम हम लोगों ने पढ़ा था बिगिनिंग में, जो पहली दूसरी तीसरी क्लास थी उनके अंदर बाइनोमियल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो बाइनोमियल की हेल्प लेंगे हम लोग और इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, मैं यहां लिख के दिखाएगा। दैट इज जी डैश इक्वल्स टू जी 1 प्लस एच ओवर आर टू दी पावर -2। अब 1 के कंपैरेटिवली एच ओवर आर जो है वो काफी छोटा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं जी 1 प्लस -2 एच ओवर आर। तो डियर स्टूडेंट्स ये बाइनोमियल एक्सपेंशन मैं सिर्फ इस कंडीशन में डाल सकता हूं, जो यहां पावर होती है ये पावर यहां आ जाती है, इसके आगे बस इतना सा काम होता है। बाकी बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में और ज्यादा आपने पढ़ना है तो जो 0th चैप्टर वाली क्लासेस हमारी हैं शुरू की, 001, 002, 003, उन क्लासेस को एक बार देख लीजिएगा। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने वहां और क्लियर कर रखा है। जो इसके बाकी के हायर टर्म्स हैं उन हायर टर्म्स को इग्नोर कर दिया है। तो इस तरह से मेरे को सर्टेन हाइट पर या एल्टीट्यूड पर ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। एग्जाम में कैसे लिखना है वो सारी चीजें हमने यहाँ पे लिस्ट कर रखी हैं। ए पॉइंट पे क्या होगा, बी पॉइंट पे क्या होगा। डायग्राम की बात है तो मैंने अपना डायग्राम यहाँ पे यूज किया है, लेकिन जो आपको नोट्स में डायग्राम दे रखा है वो आप यूज कर सकते हैं एग्जाम के लिए, तो अच्छा रहेगा। हटा दूं ये सब, देख लो बच्चों। चलिए अब देखिए यही चीज मैंने यहां डायग्राम पे आपको दी, डायग्राम पे सारी चीजें मेंशन कर दी। यहां इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से यहां मेंशन भी कर रखा है मैंने, एक्सपेंडिंग आरएचएस बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। जो आगे के टर्म्स हैं उन सबको इग्नोर कर दिया। ये मेरे पास आ गया क्या, जी एच ओवर जी इक्वल्स टू 1 - 2h ओवर आर, या जो फाइनल एक्सप्रेशन मैंने दिया था जी एच इक्वल्स टू जी 1 - 2h ओवर आर। तो ये एक्सप्रेशन मेरा आ जाता है डियर स्टूडेंट्स। अब अगर परसेंटेज चेंज की बात करें तो भैया बड़ा आसान सा काम होता है। परसेंटेज के लिए क्या फॉर्मूला आपने यूज किया था, आपने परसेंटेज के लिए फॉर्मूला यूज किया था SP - CP ओवर CP into 100। वही काम यहां करना है। सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन माइनस हाइट पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाय सरफेस पे एक्सीलरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरह से आप लोग परसेंटेज चेंज भी निकाल के दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स अब ये जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने किया, इसके बेसिस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल, और उसके बाद फिर आपकी क्लास आज की ओवर। तो बड़ा छोटा सा न्यूमेरिकल है, देखते हैं हो जाएगा आपसे, कोई मुश्किल काम तो है नहीं, कॉन्सेप्ट भी हमारा एनहांस हो जाएगा। At what height above the earth surface the value of g is half of its value at the surface of earth। कितना मजेदार सा केस है, मैं डायग्राम बनाता हूं इसके अकॉर्डिंग। ये अर्थ, ये सरफेस पे वैल्यू मान लो जी, एक सर्टेन हाइट पे जाकर के अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन यहां पे हो गया कितना, g/2। बस कहानी खत्म। ये h आपको क्या करना है, कंप्यूट करना है। तो बच्चों बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है।
अगर मैं डायग्राम पे ना समझ के डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूं तो लिख सकता हूं GH यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट h दैट इज g/2। जो रिलेशन था अभी हमने पढ़ा था GH इक्वल्स टू g r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। वैल्यू डाल दी g/2 g व्हाटएवर सो, जो भी कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट किया और आपने यहां से h की वैल्यू निकाल के दे दी। ये प्योरली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है बच्चों। अर्थ का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर, ध्यान रहे दैट इज किलोमीटर नॉट इन मीटर, ये यूज किया और हमें h की वैल्यू निकल के आ गई 2649.6 किलोमीटर। अब देखिए मैंने यहां कैलकुलेशन कर रखी है, मे भी मैंने कैलकुलेटर यूज किया हो, लेकिन बच्चों आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, अपने आप से कैलकुलेशन करनी है, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी और तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं समझता हूं डियर स्टूडेंट्स ये आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। इतना कंटेंट आप तैयार कर लीजिएगा, जितना जिस क्लास में हो जाए उतना तैयार करो, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स लगाओ, उसी के बेसिस पे एमसीक्यू लगाओ। मैं समझता हूं फिजिक्स आपकी तैयार होती चली जाएगी। अगर आप बैकलॉग इकट्ठा करेंगे, आप सारी चीजों को जोड़ के रख लेंगे कि बाद में पढ़ेंगे, तो फिर बाद में तो ये प्रॉब्लम करेगा। साथ साथ सारा का सारा करते चले जाओ। थैंक्स अ लॉट।